पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा, न्याय बहुत महंगा हो गया है, गरीब इसका खर्च नहीं उठा सकता। नहीं, स्वतंत्र है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि स्वतंत्र नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मौलिक हकों का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का सवाल है, इंसाफ की कीमत बढ़ रही है और यह गरीबों के लिए सहनीय नहीं हो रहा है। इस समस्या के बारे में जनसत्ता में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता का एक विशेष इंटरव्यू छपा है, जिसमें इस समस्या का विस्तार से व्याख्या किया गया है। इंटरव्यू में दीपक गुप्ता, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति हैं, ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि न्याय का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है और गरीब लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते। दीपक गुप्ता ने कहा है कि अधिकतर लोग न्याय की तलाश में होते हैं, लेकिन वे न्याय के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस समस्या के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि न्यायपालिका के बजाय एक अदालती प्रणाली के विकास की आवश्यकता है, जो सामाजिक न्याय को देखते हुए सस्ती और त्वरित न्याय प्रदान कर सके। लेख में वर्णित है कि दीपक गुप्ता ने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित स्थानों पर अपनी बात रखी है और उन्होंने अधिक संभावित समाधान के लिए अधिकांश न्यायमूर्तियों को समन जारी करने और समाधान के लिए सरकारी नीतियों को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और उन्होंने अधिक संभावित समाधान के लिए अधिकांश न्यायमूर्तियों को समन जारी करने और समाधान के लिए सरकारी नीतियों को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जस्टिस गुप्ता ने जनसत्ता.com के संपादक विजय कुमार झा को दिए इंटरव्यू में आम लोगों की न्याय तक पहुंच, बोलने की आज़ादी और बेल देने में नाहक बरती जाने वाली सख्ती जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। प्रो रिच और प्रो पावर है ज्यूडिशियल सिस्टम। आम लोगों के लिए न्याय का एक्सेस अब भी आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाई प्रोफाइल मामलों के लिए सुनवाई की तारीख तुरंत मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ लाखों ऐसे लोग जेल में कैद हैं, जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। जब जस्टिस गुप्ता से पूछा गया कि इस दिशा में क्या होना चाहिए और कहां कमी रह रही है, तो उन्होंने कहा, मुझे ये चीज हमेशा परेशान करती थी। हमारा जो ज्यूडिशियल सिस्टम है वो प्रो रिच और प्रो पावर है। अगर कोई अमीर आदमी क्रिमिनल केस में शामिल है तो वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अप्लाई करेगा, वो हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जब 4-5 बार जाएगा तो बेल मिले ना मिले, लेकिन ट्रायल जल्दी जरूर शुरू हो जाएगा। जस्टिस गुप्ता ने कहा, वे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। उनके पास शायद अपना वकील भी नहीं होता, उन्हें लीगल एड के तहत ही वकील मिला होता है। हमारा ज्यूडिशियल सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सिविल मामलों का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि अगर एक अमीर और गरीब मामले में उलझते हैं तो अमीर आदमी सबसे बेस्ट वकील करेगा, गरीब आदमी उस तरह के वकील को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्या है समाधान? समस्याओं पर बात करने के बाद जस्टिस गुप्ता ने समाधान भी बताया। उन्होंने कहा, किया ये जा सकता है कि लीगल एड में ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई जटिल मामला है तो उसमें किसी सीनियर वकील को ही रखा जाए। अभी तक लीगल एड में यह नहीं देखा जाता कि वकील सिविल केस देखता है या क्रिमिनल केस, वो किस तरह के केस लड़ने में महारत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को कितनी गंभीरता से लेता है न्यायपालिका? जस्टिस दीपक गुप्ता कहते हैं, मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा बेसिक अधिकार है। अगर हमारा संविधान नहीं होता तब भी यह एक मौलिक अधिकार है। खासकर एक लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना सामान्य है। आजकल सरकार और देश को बराबर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आपने गवर्नमेंट की आलोचना कर दी तो आप देशद्रोही हो। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हर चीज को ऐसा बना दिया जा रहा है। हर चीज में बोला जा रहा है देश को खतरा है। बेल न मिलने पर क्या बोले जस्टिस दीपक? बेल को सजा की तरह इस्तेमाल किए जाने का विरोध करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता कहते हैं, मेरा यह मानना है कि अब शायद टाइम आ गया, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। बेल मस्ट बी मोर लिबरल। बेल न देने को सजा की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सजा तो मिलेगी पूरे ट्रायल के बाद। बेल का मतलब है कि अगर इस आदमी से खतरा है कि वो गवाहों पर दबाव डालेगा या सबूत से छेड़छाड़ कर देगा या भाग जाएगा, तब बेल मत दो। या कोई बहुत बड़ा क्राइम है तब बेल मत दो, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे मामलों में हमारे जज बेल नहीं देते। अब क्या बोलूं इसके बारे में? इंटरव्यू में दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि इंसाफ काफी महंगा हो गया है और इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं।
यह आवश्यक है कि हम सभी इस समस्या को समझें और इसे ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। अंत में, दीपक गुप्ता के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए न्याय की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि न्याय एक आधारभूत मानव अधिकार है, इसलिए हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी संविधान में दिए गए न्याय के मूल्यों को संरक्षित रखा जाए। अधिक से अधिक समाज के लोगों को न्याय से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। हमें न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए समूचे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। संक्षेप में, दीपक गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि न्याय का मूल्य बहुत बढ़ रहा है और इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं। हम सभी को इस समस्या को समझें और इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। ये स्वतंत्र है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि स्वतंत्र नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मौलिक हकों का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का सवाल है, कहीं पे थोड़ी चूक है। जहाँ तक केसों का, जहाँ तक विवादों का निर्णय का हिसाब है, वो तो अदालत कर रही है, बहुत अच्छी तरह कर रही है। पर जब ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो कई बारी, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक आलोचना की है मैजिस्ट्रेट्स की कि आप बेल क्यों नहीं देते आराम से, काहे के लिए बेल नहीं देते। दो चार का जिक्र करूँगा। एक तो ये है जो कोलिजियम के रेजोल्यूशन जो अब हैं, और वो बल्कि जस्टिस ललित के टाइम से, क्योंकि जस्टिस ललित का टेन्योर बहुत छोटा था, उनके टाइम से शुरू हो गए थे कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, पारदर्शिता दिखाई दे रही है कोलिजियम के रेजोल्यूशन में। अब ये नहीं है कि दीपक गुप्ता का नाम हमने रेकमेंड कर दिया। दीपक गुप्ता का नाम क्यों रेकमेंड किया या क्यों हमने दोबारा रेकमेंड किया, ये सब कुछ अब वो तथ्य जो जिसके बेस पे एक नाम रेकमेंड होता है वो दिए जाए। कुछ इमेज ऐसे थे जो मेरे को ऐसा लगता था कि कई बार सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में बेल देती नहीं थी, अब वो केसेस सुने जा रहे हैं। देखो, बेल देना या नहीं देना ये तो न्यायपालिका अपने केस के हिसाब से, मैं किसी निर्णय पे इंडिविजुअल निर्णय पे यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहता। पर एक थोड़ा लिबरल एटीट्यूड देखने को आ रहा है पिछले 5-6 महीने में, कि जो सरकार के विपरीत भी जो आवाज है वो उसको थोड़ी सी ज्यादा सीरियसनेस से सुना जा रहा है। एक अब आप देखेंगे जैसे OROP में जो एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है जैसे चंद्रचूड़ ने, कि ये जो सील्ड कवर का प्रोसीजर मैं नहीं फॉलो करूँ। मेरे हिसाब से सील्ड कवर का प्रोसीजर किसी अच्छी इंडिपेंडेंट जुडिशरी में यूज नहीं होना चाहिए। बड़ा रेयर केस होता है जब द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, जब सरकार बोले कि अगर हम ये चीजें पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तब कोर्ट देखता है कि चलो हम इसको सील्ड कवर में रखें। ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सरकार को सूट नहीं करती। तो ये कई चीजें हैं, उनका जो जैसे जनरल बिहेवियर है बार के साथ जैसे उन्होंने बना के, इन सब से ऐसे लगता है कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द इमेज ऑफ